नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। मैं भी दिल्ली में ही बना हुआ हूं क्योंकि बिहार का फैसला तो दिल्ली में ही होना है। देखिए, अब कोई बुझौल नहीं है, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में हमने जेडीयू के नेताओं से भी मुलाकात की, बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मिला और कहीं इफ बट नहीं है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है और बहुत शांति पूर्वक हो जाना है। तारीखें 12 तारीख भी निकल रही है जिस दिन नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, दिल्ली में पहले शपथ लेंगे, इसके बाद जब पटना वापस होंगे। तो अब कोई बुझौल नहीं है। और देखिए, दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत चल रही है। ललन सिंह, संजय झा दिल्ली में ही, आज संजय झा को पटना जाना था, पटना गए भी होंगे। तो बातचीत चल रही है, सरकार, नई सरकार कैसे बनेगी, जेडीयू की स्थिति क्या होगी। और मुझे जो लग रहा है बातचीत से अजीत जी, कि देखिए, विभागों को लेकर भी बहुत तनातनी नहीं है। गृह मंत्रालय जो अभी सम्राट चौधरी के पास है, वह बिहार के नए मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा, चाहे मुख्यमंत्री जो हो। और मुख्यमंत्री का नाम भी करीब करीब तय है। जैसा हम लोग कहते आए हैं, बहुत प्रयोग की स्थिति में भाजपा नहीं है, क्योंकि अभी बिहार में सत्ता हासिल कर रहा है। और देखिए, जो यह चर्चाएं चल रही थी कि जो बीजेपी के पास विभाग हैं वह जेडीयू के हो जाएंगे और जो जेडीयू के विभाग हैं वह बीजेपी के हो जाएंगे, इसमें भी आंशिक संशोधन है। यह भी बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से होगा कि हाँ, कुछ आप रख ले, कुछ हम रख ले, जैसी जरूरत है। अब देखिए, एक और बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम लोग तो इस बारे में पहले से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में कोई नया उत्तरदायित्व संभालने नहीं जा रहे हैं। यह बात भी स्पष्ट है कि कोई उत्तरदायित्व दिल्ली में संभालने नहीं जा रहे हैं। जो लोग फिजूल की चर्चाएं करते रहते हैं, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यह नहीं है। अब बात निशांत कुमार की। देखिए, जेडीयू के जो नेता हैं, जेडीयू के जितने वरिष्ठ नेता हैं, वह सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन फाइनल फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि निशांत उप मुख्यमंत्री होंगे कि निशांत मंत्री होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि निशांत कुमार को बहुत बड़ा मंत्रालय दे दिया जाए। पहले दिन से ही बोझा नहीं लादना चाहते, ताकि आगे चलकर जब ट्रेनिंग पूरी हो तो वह पूर्ण परिपक्वता के साथ बिहार की सेवा कर सके। तो अब डेटशीट सामने है, कोई बुझौल की स्थिति नहीं है और बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। नई सरकार की चुनौतियां भी समझ में आने लगी है अजीत जी। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार को जितनी कठोर कार्रवाई करनी थी, जितना कठोर बनना था, वे अपने राजकाज में जब वह सही थे बने रहे। लेकिन देख रहे हैं कि जाते जाते जहरीली शराब से मौतें शुरू हो गई। तो नई सरकार की चुनौती होगी। नई सरकार की इससे भी बड़ी चुनौती होगी आर्थिक स्थिति। आज ही हमने अखबारों में पढ़ा, पटना के अखबारों में, कि जीविका दीदियों को 20-20 हजार रुपए देने का प्रावधान किया जा रहा है। प्रावधान कर दीजिए, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? पहले जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है और अतिरिक्त संसाधन। देश में चुनाव भी होने हैं 5 राज्यों में। आप बहुत कुछ नहीं बढ़ा सकते हैं, कीमतें नहीं बढ़ा सकते, सर्किट रेट बढ़ा लेंगे, कुछ मोटर व्हीकल्स पर फाइन बढ़ा लेंगे, लेकिन यह रास्ता नहीं निकलता है। तो जहरीली शराब की मौत का मामला, आज हमने अखबारों में यह भी पढ़ा कि स्कूल में जो मास्टर साहब हैं, कई बार की ट्रेनिंग के बाद उनके पढ़ाए हुए बच्चे जो पहली कक्षा से तीसरी कक्षा के छात्र हैं, वह प्रारंभिक ज्ञान भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यह शिक्षा की गुणवत्ता है, क्योंकि हम लोग इस बात की चर्चा बार बार कहते रहे कि नीतीश कुमार ने जो बिहार की बुनियादी जरूरत थी, बिजली, सड़क, पानी, वह तो पूरा कर दिया। अब जो नए मुख्यमंत्री आएंगे वह क्या करिश्माई करेंगे जो बिहार की जनता महसूस कर सके और बिहार की जनता को लगे कि नीतीश कुमार के बाद जो नीतीश कुमार ने किया वह भुलाया नहीं जा सकता है। गांव गांव सड़कें पहुंच गई, 22 से 24 घंटे बिजली आ रही है,
पानी की भी समस्या नहीं है, ठीक है, नल जल में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, लेकिन अब औद्योगिकीकरण, हम फिर वहीं से कहते हैं बिहार के लोगों को राजनैतिक मतभेद भूलकर चाहे अंबानी आए चाहे अडानी आए स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब कोई पहला आएगा और वह महसूस करेगा कि बिहार सेफ है, बिहार में कोई परेशानी नहीं है, काम किया जा सकता है, तो दूसरे निवेशक जो बिहार के हैं और देश के दुनिया के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे हैं, जिन्हें बिहार आने में गुरेज लगता है, वह भी आना चाहेंगे। तो अब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, कोई बुछौल नहीं है, बिल्कुल साफ है और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है। बिहार में भाजपा का नया मुख्यमंत्री होगा। अजीत जी। हाँ बिल्कुल। अब ज्ञानेश्वर जी, अब इसमें तो हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये इसमें संशय था या कुछ लोग जानबूझ करके इन बातों को अलग तरीके से अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ राजनीतिक लोग थे, कुछ अराजनीतिक लोग थे, सबके अपने अपने स्वार्थ थे, अपना अपना मकसद था। अन्यथा इसमें कोई कोई संशय कभी नहीं था। जब मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर रहा है, तो उसके बाद क्या संशय रह जाता है? किस लिए? खेल थोड़े होता है ये बड़े राजनीतिक फैसले होते हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हमने राज्यसभा का नॉमिनेशन हो रहा है तो हमने राज्यसभा का नॉमिनेशन भी कर दिया, उसमें चुनाव जीत का सर्टिफिकेट भी ले लिया, फिर छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री पद से आप विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया फिर बन जाएंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता, ये बड़े राजनीतिक फैसले होते हैं। और जिस दिन उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया, उसी दिन तय हो गया था कि बहुत जल्दी ये सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हम लोग बार बार कहते रहे, पिछले साल अक्टूबर में चुनाव की घोषणा के पहले ही इस बात के को लेकर के एक दोनों पार्टियों के बीच में एक तालमेल बन गया था, एक समझ बन गई थी, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि चेंज करना है, मुख्यमंत्री चेंज करना होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो जहां तक ले आ सकते थे वहां तक ले आए। इसके आगे बिहार को नए नेता की जरूरत है। अब नीतीश कुमार अपनी वो भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। और वही बात थी जब सेहत के आधार पर या अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के निर्वहन में किसी तरह की कमी के आधार पर अगर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, तो उनको दूसरी कोई संवैधानिक जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है? फिर उसका निर्वहन कैसे करें? ये साधारण समझ का व्यक्ति भी सोचता है कि अगर केंद्र में किसी मंत्री पद की जिम्मेदारी वो निभा सकते, तो बिहार में मुख्यमंत्री पद से ही क्यों हटते वो? तो वो उस बात की भी गुंजाइश नहीं थी। ये भी जो बातें चला रहे थे, उनका भी एक ना कोई एक मकसद था। अब टाइमिंग की भी बात आप देख लीजिए। अब तो और भी लगभग स्पष्ट है ज्ञानेश्वर जी की 16 तारीख से 3 दिन का फिर संसद की बैठक होनी है, 3 दिन के लिए। 16, 17, 18 3 दिन की बैठक है और उसमें महिला आरक्षण का बिल पास होना है और परिसीमन का मामला उसमें ले आकर के इन सब चीजों को जो पहले जनगणना के साथ जोड़ा गया था उसको अलग करना है। तो वो 3 दिन तो सारे एमपी यहाँ रहेंगे। उस समय नीतीश कुमार भी बतौर एमपी दिल्ली में रहेंगे। तो वो 3 दिन नहीं होता है, तो फिर एक 19 तारीख वाली जो तारीख एक आई थी कि अक्षय तृतीया को हो, तो उतने दिन तक ले जाने का कोई मामला नहीं है। 16 तारीख के पहले ये चीजें क्लियर होनी है। ज्यादा संभावना यही 13-14 तारीख की दिख रही है, जब खरमास जिस दिन खत्म होगा उस दिन नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा। उसके पहले की टाइमलाइन आपने बता दी है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है, जो बाकी लोग संदेह पैदा कर रहे थे अभी भी करेंगे कि फला जी नागपुर जा रहे हैं, फला जी दिल्ली आए, फला जी की अमुक जी से बात हुई, और ये तमाम तरह की बातें कि संघ का पुराना आदमी हो, बीजेपी का पुराना आदमी हो, आइडियोलॉजिकली अलाइंड आदमी हो, ये 10 तरह की चीजें होती हैं। उनका भी कोई मतलब नहीं है ज्ञानेश्वर जी इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है, उस जीत को लेकर के भाजपा बहुत खुश है। और वो जीत ये है कि उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी है, जो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। 2 प्रयोग सफल हो गए कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, जिसकी संभावना किसी को नहीं दिख रही थी, छोड़ रहे हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है। ये 2 बड़ी जीत जब भाजपा को मिल रही है, तो उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको बिठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके प्रति निष्ठावान होगा। जो भी बनेगा, ये नहीं हो सकता है कि आप किसी को बनाइएगा तो वो ज्यादा निष्ठावान होगा और कोई दूसरा बनेगा तो वो कम निष्ठावान होगा। जो भी बैठेगा वो निष्ठावान ही होगा। उसी क्राइटेरिया पर उसको चुना जाएगा और उसके निष्ठा, उसके विश्वास की परख हो चुकी होगी और वो आरएसएस के मूल्यों और भाजपा के सिद्धांतों के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित होगा। तो ये इस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ही, अब मान लीजिए कि ये क्राइटेरिया मुख्यमंत्री के लिए है, तो क्या ये क्राइटेरिया उप मुख्यमंत्री के लिए नहीं है? निश्चित तौर पर है। यही क्राइटेरिया है, उसके लिए भी यही क्राइटेरिया, विधायक दल का नेता बनने की भी यही क्राइटेरिया है।
विधान वहां बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनने के लिए भी यही क्राइटेरिया है। तो इन्हीं क्राइटेरिया पर, इन्हीं मानकों पर, इन्हीं पैमानों पर भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब वो विधान परिषद में गए तो विधान परिषद का नेता बनाया। जब पिछला चुनाव हुआ तो पूरे विधान मतलब भाजपा विधायक दल का नेता बनाया उनको। उप मुख्यमंत्री 2 बार बने। तो वो सारी चीजें उनको दी गई हैं। तो इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ही दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों में ये सारे पद देते हुए क्राइटेरिया का ध्यान नहीं रखा गया। तो वहां भी कोई कंफ्यूजन न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, न जनता दल यू के नेतृत्व में। मुझे भाजपा के एक बड़े नेता ने, अजीत जी, मुझे भाजपा के एक बड़े नेता ने कल बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि अजीत जी, जब आप कहीं नई जगह पर घर बनाते हैं, घर बनाने जाते हैं और वहां कई लोगों का प्रभाव हो, उन्होंने बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझाया, तो आपको ऐसे आदमी को दायित्व देना होता है जो बलशाली भी हो, बिल्कुल, जो साम दाम दंड भेद जानता हो, ताकि वहां मकान का निर्माण सही तरीके से हो जाए, कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई पड़ोसी या कोई दूसरा कोई वहां समस्या ना खड़ा करे। लेकिन जब मकान बन जाता है तो फिर हम शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले किराएदार को खोजते हैं। तो अभी प्राथमिकता है बिहार में भवन का निर्माण, मतलब भाजपा के मुख्यमंत्री का निर्माण। तो उसमें योग्य कौन है, यह पार्टी देख रही है। बिल्कुल। और हम लोग तो इसी बात पर हम लोग 4 पॉइंट्स, जो हम लोग 4 या 5 पॉइंट्स बताए थे, वो तो यही था ना। पहला तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली बिहार की पार्टी नहीं है, बिहार की बहुत मजबूत पार्टी नहीं रही है। समय के साथ नीतीश कुमार के साथ लग के भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। जिन राज्यों में पारंपरिक रूप से भाजपा मजबूत होती है, राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता बदलती है, लेकिन भाजपा पारंपरिक रूप से मजबूत है। वहां अपने दम पर वो सत्ता में आती है, उसको किसी वैशाखी की, किसी के मदद की जरूरत नहीं होती है। मध्य प्रदेश में ट्रेडिशनली मजबूत है, छत्तीसगढ़ में ट्रेडिशनली मजबूत है, गुजरात में है। तो इन राज्यों में वो प्रयोग कर सकती है। जिन राज्यों में पारंपरिक रूप से मजबूत नहीं है, वहां भाजपा कभी प्रयोग नहीं करती है। हम लोग असम का जिक्र कर चुके हैं, हम लोग महाराष्ट्र का जिक्र कर चुके हैं। देखिए, असम में एकदम ऑब्वियस चॉइस थे कि बनेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, तो बने ना, जबकि बहुमत से 1 ही या 2 सीटें कम थी भारतीय जनता पार्टी की। फिर भी सर्बानंद सोनोवाल की जगह बनाया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को, क्योंकि एक मजबूत नेता की जरूरत थी जो सामाजिक समीकरण में फिट हो और साम दाम दंड भेद सब जानता हो। तो बिहार में जो हम लोग कह रहे थे, पहला ट्रेडिशनली मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसा चाहिए होगा जो सबको साथ लेकर के चले, जो मजबूत हो, बलशाली हो, हर तरह से सक्षम हो। दूसरा क्राइटेरिया था सामाजिक समीकरण का, कि आपने जब गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति की है और वो राजनीति को लौह कुश कोयरी कुर्मी धानुक 10% का है, तो आप उसके बियॉन्ड अभी नहीं जा सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया था कि जो आपका सबसे बड़ा समूह है अति पिछड़ा, 26% ही हिंदू अति पिछड़ा है, जिसमें 80 जातियां हैं। ये जो एक कहा जाता है 36% अति पिछड़ा, तो 10% मुसलमान निकाल दीजिए। 26% अति पिछड़ा, 80 जातियां, सिर्फ 2 ही जाति जिसकी 2% से ज्यादा आबादी है, उसमें भी अभी कोई लीडरशिप इमर्ज नहीं हुई है, कोई एम्पावर्ड नहीं किया गया है लीडरशिप को अभी। तो वो करना है, आप भविष्य के लिए करेंगे, अभी नहीं हुआ है। तो वो आप ऐसी लीडरशिप जिसमें एम्पावर्ड नहीं किया है, उसको अचानक आप बिहार की गद्दी नहीं सौंप सकते हैं। चौथी बात, जहां का राजनीतिक समीकरण इतना उलझा हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुमत से पीछे है, अपने दम पर तो बहुत ही पीछे है। सहयोगी पार्टियों के साथ बनाना है तब भी पीछे है। नीतीश कुमार की जरूरत भले 2 ही 4 सीटों के लिए हो, लेकिन हो रही है। तो -120 की संख्या पूरी हो जा रही है। लेकिन ये तो एक बार के लिए है ना, कि आप एक बार आज राज्यसभा चुनाव जीत गए या बहुमत साबित करना है, तब आपने काम चला लिया। अस्थायी रूप से, टिकाऊ रूप से एक मजबूत सरकार चलाना, अपना एजेंडा लागू करना, वो नहीं संभव हो पाएगा के बगैर। और अगर आइडियोलॉजिकली तेजस्वी नीतीश कुमार की पार्टी आइडियोलॉजिकली आपके साथ तालमेल उसका नहीं बैठ रहा होता, तब आप कुछ बात सोचते। उनके जो 5वीं बात थी वो ये थी कि इसलिए उनकी पसंद का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि वो आपके साथ आइडियोलॉजिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी 30 साल से आपके साथ चल रहे हैं। तो उनकी भी जो पसंद है उसका भी ख्याल रखना है। तो ये चारों पांचों क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और इन हर क्राइटेरिया पर एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा था, जिसका नाम हम लोग पहले से ले रहे हैं कि सम्राट चौधरी हर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो बीजेपी ने पसंद किया है, बीजेपी ने उनको तैयार किया अपना लीडर। तो ये सारी चीजें अब लगभग सारी धुंध जो है छट गई है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। राजनीति में अंतिम तौर पर कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। भाजपा के बहुत ही बड़े नेता ने, मैं नाम नहीं कोट कर सकता हूं, उन्होंने कल आपको ही कोट करते हुए कहा कि देखिए अजीत जी ठीक कहते हैं
कि जब बात हुई कि नीतीश कुमार क्यों हटाए जा रहे हैं, क्यों हट रहे हैं बिहार से, तो उन्होंने कहा देखिए कारण सिर्फ और सिर्फ सेहत है। हाँ, हाँ, बीजेपी को नीतीश कुमार से कोई परेशानी नहीं थी, बीजेपी सुरक्षित थी। बीजेपी ने देखा, आप ही की बात को कोट कर रहे थे कि जब केसीआर पूरे देश में घूम रहे थे तो विपक्ष एक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार निकले विपक्ष एक होने लगा। और इस बात का एहसास बीजेपी के नेतृत्व को है कि यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में न आते तो शायद 2024 में केंद्र में सरकार का गठन भी मुश्किल था। नहीं है, तो बिल्कुल, नीतीश कुमार जब इस भूमिका में बीजेपी के साथ हैं तो फिर उन्हें छेड़ने की क्या जरूरत है? वह बिल्कुल, बिहार में बने ही हुए थे। सिर्फ और सिर्फ सेहत है। ओबीसी का चेहरा, उनसे बड़ा चेहरा देश में कोई नहीं। और बिल्कुल, बिहार में सरकार में बीजेपी की भी सह है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नीतीश कुमार बीजेपी की बातों को उठा देते हैं। अब तो वह श्री राम चौक, जो तकबंगला चौक कहा जाने लगा है, वहां भी घंटों जाकर पहले गिरिराज सिंह के साथ शेयर मंच साझा करने में परेशानी होती थी, उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अब क्या परेशानी थी? लेकिन सेहत जो है नीतीश कुमार बिल्कुल, को स्वीकृति नहीं देती है कि वह सरकार चला सके, बिहार चला सके, इसलिए उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो तो हम लोग बार-बार कर रहे हैं, सेफ्टी वॉल थे भाजपा के सामने। भाजपा का जी। सुरक्षा कवच है बिहार में नीतीश कुमार। किसी भी सरकार की किसी भी हम्म, गड़बड़ी के लिए कोई आदमी सवाल इसलिए नहीं उठाता है क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा सामने होता है। और बिहार के हम्म, लोगों का एक ऐसा उनके प्रति आकर्षण है, मोह है, ऐसे पसंद है लोगों को कि कई तरह की गड़बड़ियां होती हैं, उसके बावजूद लोग उन पर सवाल नहीं उठाते और उनके उनके सेफ्टी वॉल की वजह से बीजेपी भी बची रहती है। एक सुरक्षा कवच की तरह बिल्कुल। वो बीजेपी के भी सामने खड़े रहते हैं। तो बीजेपी हम्म, बिना कोई नुकसान उठाए, बिना कोई एंटी इनकम्बेंसी भुगते उनके उनकी सुरक्षा कवच में उनके सुरक्षा कवच में आगे बढ़ती गई है भारतीय जनता पार्टी भी। जी। तो नहीं तो हम्म, बाकी जगहों की तरह झटका लगता ना कि आपकी सीटें कम होती, ज्यादा होती। बीजेपी की एक ही बार सीट कम हुई है पिछले 25 साल में, जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था। क्या भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी को इसका एहसास नहीं है? भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है 95 के चुनाव के बाद से। हर हम्म, बार उसकी सीटें बढ़ी हैं, तो कैसे बढ़ी हैं? हर बार नीतीश कुमार साथ रहे हैं तो बढ़ी हैं, एक बार आपके साथ नहीं थे तो आपकी सीट घट गई थी। तो भारतीय जनता हम्म, पार्टी के लोगों को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार के होने का क्या मतलब होता है। इसलिए उनको नहीं हटाया जाता। वो उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो राजनीति और प्रशासन जैसा एक जटिल कॉम्प्लेक्स काम को कर सकें। उनका वो तमाम सूचनाओं बिल्कुल। को उनका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है उस तरह से। और किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, हमारे आप घर के किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा हो सकता है। इसमें कोई हम्म, कोई शर्म की बात नहीं है या कोई ये कमी की बात नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो इस वजह हम्म, से वो हट रहे हैं, सम्मान के साथ हट रहे हैं। अब आगे की बात करेंगे ज्ञानेश्वर जी हम लोग, और आगे की बात में बिल्कुल। हम लोग की हमारी तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी निशांत को लेकर के है हम्म, कि निशांत कुमार के लिए क्या भूमिका तय होती है, उस भूमिका को वो कैसे अपनाते हैं और उस भूमिका को अपने कंधे पर लेकर के कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जी। उनको एक बात समझ लेनी चाहिए है कि उनको पार्टी भी संभालनी है। सरकार की जी, जिम्मेदारी तो बिल्कुल। जो मिलेगी सो मिलेगी, उनको जनता दल यू को संभालने की जिम्मेदारी है। और हम लोग हम्म, जानते हैं कि अगर बहुत ही कमजोर लीडरशिप नहीं हो तो पार्टियां समाप्त नहीं होती हैं। इस देश जी। में किसी भी पार्टी को का समाप्त होने का कम वो है मतलब मिसाल है कि पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई हो। पार्टियां हम्म, रहती हैं। देखिए, इतनी छोटी पार्टी बनाई जीतन राम मांझी ने या रामविलास पासवान ने या उपेंद्र कुशवाहा ने, सबकी पार्टी चलती है। सबकी बिल्कुल। पार्टी चलती है। जनता पार्टी हम्म, को भी खत्म होने में 30 से 40 साल लग गए थे जब वो पार्टी खत्म हुई। जब उस लेकिन उससे निकलने वाली सारी पार्टियां फल फूल रही हैं आज भी। उसी से हम्म, निकल के भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसी से निकल के लोक दल और जनता दल और ये सारी पार्टियां बनी थी उसी से निकल के। तो सब पार्टियां जी। फल फूल रही हैं। जनता हम्म, दल यू भी रहे अस्तित्व उसका और मजबूत रहे, इसकी जिम्मेदारी आगे निशांत के ऊपर आने वाली है। तो हम्म, असली जिम्मेदारी अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उनकी नई कमेटी बनेगी। अपनी नई कमेटी वो किस तरह से बनाते हैं? पिछली कमेटी कंटिन्यू करती है, पिछली कमेटी में से वो कुछ लोगों को हटाते हैं, कुछ नए लोगों को ले आते हैं। अपनी नई कमेटी जो नीतीश कुमार की बनेगी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें निशांत को लेके आते हैं या नहीं, उनकी भूमिका तय होती है या नहीं। बिल्कुल। हमको लगता है कि उनको ले आना चाहिए है निशांत को। जी। और ये फैसला नीतीश कुमार के आसपास के लोगों को करना है, क्योंकि हम्म, संगठन और सरकार, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री भी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हम्म, हुई। तो और ये जी। हमेशा रहता है, कई बार हम लोगों ने देखा है, हर पार्टी के भीतर रहता है। सर्वोच्च नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और वो सरकार हम्म, बनती है तो सरकार का मुखिया भी होता है। तो नीतीश कुमार दोनों भूमिका निभा रहे हैं। तो निशांत को ऐसी भूमिका में रखना चाहिए है जहां वो संगठन के भी काम कर सके, पार्टी कार्यालय में जा सके, लोगों से मिले। उनको अभी बहुत सारी चीजें समझनी है। हम लोग बार बार कहते हैं कि बहुत पीछे छूट गए हैं उस रेस में।
उनको बिल्कुल काफी पहले आना था, बहुत कम समय में बहुत बहुत ज्यादा ग्राउंड गेन करना है उनको। तो जी। संगठन में भी आए, सरकार में भी आए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि 24 घंटे के दिन रात को वो 26 घंटे का बनाए, 28 घंटे का बनाए। उनको इसे हम्म। इस समय से ज्यादा काम करें, तभी वो ग्राउंड गेन कर सकेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, और स्वतंत्र रूप से अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाएंगे बिहार में, और जेडीयू का अस्तित्व बचाएंगे। तो वो एक तो बिल्कुल। नीतीश कुमार की जो नई कमेटी बने, उस कमेटी में उनको रखा जाए, महासचिव बने, उपाध्यक्ष बने, जो जिम्मेदारी मिले और उनको मुझे वो तो यह भी लगता है अजीत जी, देखिए अब नीतीश कुमार फिर से निर्वाचित हुए हैं, बिहार में भी फिर से निर्वाचित हुए महेश कुशवाहा, जो राष्ट्रीय कमेटी बने, राज्य कमेटी बने, उसमें नीतीश कुमार के लोग तो हों ही, मतलब उस पीढ़ी के। अब निशांत के साथ बिल्कुल आगे जिन्हें भविष्य की राजनीति करनी है, उन्हें भी स्थान देना चाहिए, ताकि उनके साथ वह मित्रवत हो सके और पार्टी के बारे में फैसला कर सके, जिन पर वह भरोसा कर सके। ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ पिताजी के साथ काम करने वाले, उन्हें कहने में परेशानी भी होगी, उनका सम्मान भी रखना है, तो जिन्हें वह कह सके, जिन्हें निशान समझ सके और जो लोग निशान को समझा सके, वैसे लोगों की जरूरत भी होगी। बिल्कुल लाना चाहिए है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग तो बात कर ही रहे थे ना कि सरकार में भी ले जी। आइए और संगठन में भी ले आइए ना। संगठन की बात हम्म। आपने ठीक कही, सरकार में भी ले आइए, संगठन में भी ले आइए। नहीं हम्म। तो जिस तरह से राहुल गांधी आज तक संकट झेल रहे हैं, 20 साल से, 20 साल बिल्कुल। वो जूझते रह गए अपने पिता और अपनी माँ के साथ काम करने वाले पुराने लोगों के साथ। हम्म। नए और पुराने का ऐसा संघर्ष रहा कि पुराने लोगों ने कभी नए लोगों को स्वीकार नहीं किया। जिन लोगों को देखिए, हम लोग एक पहलू हर आदमी देखता है कि जितने नए लोग थे राहुल गांधी के साथ, सब छोड़ करके चले गए। इसका कारण ये बिल्कुल। था कि जो पुरानी टीम थी वो उनको टिकने नहीं देना चाहती थी। ये भी एक कारण जी। था। उनकी अपनी हम्म। अपना लालच था, अपनी स्वार्थ और सत्ता लोलुपता थी, लेकिन नए पुराने लोगों से टकराव भी था। ये नहीं होना हम्म। चाहिए, हर व्यक्ति के साथ होता है। और ये जब अगर संवैधानिक पद पर बैठ गए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अगर अपोजिशन हम्म। में होते हैं तो मुश्किल होती है चीजें। जब तक राहुल गांधी भी सरकार में थे, तब तक उनके लिए चीजें बहुत आसान थी। 2014 के बाद ज्यादा मुश्किल हुई चीजें, उनके साथ पुराने बिल्कुल। लोगों के साथ तालमेल बैठाना ज्यादा मुश्किल हुआ था। तो हम्म। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि सरकार में भी निशांत के साथ नए लोग आए, ऐसे लोग जो उनके बिल्कुल। साथ लंबा आगे 20 साल 25 साल राजनीति कर सकें। और संगठन में भी ऐसे लोगों को रखा जाए जो उनकी तरफ से कमान संभालें, उनको रिपोर्ट दें, और उनका भला बुरा सोचने वाले लोग। तो एक तो हम्म। पीढ़ीगत परिवर्तन हमको लगता है जेडीयू में सरकार और संगठन दोनों में दिखेगा। ये पीढ़ीगत हम्म। परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी ने लगभग अपने को उस मोड में ले आ दिया है। नहीं तो एक समय था कि सारे पुराने लोग उसके भी थे, अब लगभग सारे पुराने लोग रिटायर हो गए। आप देखिए, सुशील परिवर्तन मोदी की नहीं बात रहे, कर रहे प्रेम हैं कुमार अजीत जी, स्पीकर हैं। परिवर्तन, अजीत अजीत जी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। देखिए 16, 17, 18 को संसद आहूत कर लिया गया, और देखिए महिला बिल पर और डिलिमिटेशन पर, देखिए भाजपा के अंदर की खबर तो ये है कि डिलिमिटेशन में क्या, कहाँ क्या होना है, इसकी तैयारी पहले से कर ली गई है। और मैं जब भाजपा के नेताओं से दिल्ली में मिल रहा था, मैं मूल रूप से बिहार के ही भाजपा नेताओं से मिलता हूं, हमने वहां देखा कि उनकी दिलचस्पी, मुझसे जानने की जिज्ञासा थी कि बिहार में कौन-कौन सी महिलाएं राजनैतिक रूप से सक्रिय हो सकती हैं। जो अभी परिवार सक्रिय है वह तो है हम्म, ही। इसके अलावा हमने यह भी देखा, एक जगह तो ऐसी मुलाकात हुई कि बिहार की महिला हैं, मधुबनी की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आप चलिए बिहार लौटिए, बिहार में वोटर बनिए और बिहार की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब महिलाओं की जरूरत राजनीति में है। तो अब देखिए बीजेपी वहां तैयार हो रही है। अब विपक्ष वाले कांग्रेस क्या करती है, आरजेडी क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी को पता है डिलिमिटेशन में क्या होना है, बीजेपी को पता है कि महिला आरक्षण में क्या होना है, तो उनकी वो तैयारी भी बहुत तेजी से चल रही है। हाँ बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी तो जब ये प्लान करके आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब बिल आएगा 16, 17, 18 में तभी वो लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। ये सब तैयारी करके आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। डिलिमिटेशन किस तरह से करना है, इस तरह से किया जाए ताकि जो एडवांटेज अभी अपोजिशन को मिलता है, वो हम्म। एडवांटेज उसको न मिल सके। वोट उनके उतने बिल्कुल। ही रहेंगे, वोट कम नहीं होगा, हम्म। एडवांटेज नहीं मिलेगा उस वोट का। ये बात हम लोग असम में देख रहे हैं, और इस चुनाव में भी उसकी और परीक्षा होनी है कि तमाम जो प्री पोल सर्वे हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 40%, 38%, 39% वोट मिलेंगे, लेकिन सीटें 20 से हम्म। ज्यादा नहीं मिलेंगी, 25 से ज्यादा नहीं जी। मिलेंगी। तो ऐसा कैसे होगा कि वोट इतना मिल रहा है और सीटें उसके अनुपात में कम हो जा रही हैं? ये सब हम्म। डिलिमिटेशन का चमत्कार है, परिसीमन का चमत्कार है। ये बिहार में भी होगा, पूरे देश में भी होगा।
और महिला बिल्कुल। आरक्षण को भी उसी तरह से लागू करना है। जेडीयू के लिए कंफर्टेबल पोजीशन है कि वो बीजेपी के साथ सरकार में है। सरकार में होने का लाभ आपको परिसीमन के समय मिलता है, ये सब जानते हैं। जो परिसीमन आयोग बनेगा भले किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, लेकिन काम सब सरकार को ही करना होता है। मतलब सरकार का सजेशन उसमें लगता है, जो चूंकि अधिकारी सब सरकार के होते हैं। तो ये एक परिसीमन का काम है, महिला आरक्षण का काम है, भाजपा उसकी तैयारी कर रही है। भाजपा ने पीढ़ीगत परिवर्तन शुरू कर दिया है। सम्राट चौधरी आ गए हैं, नितिन नवीन आ गए हैं, संजय सरावगी आ गए हैं, बिल्कुल नई लीडरशिप आ गई है वहां। और पुराने जो नेता थे, आप देखे ना, नंदकिशोर यादव गवर्नर हो गए, प्रेम कुमार स्पीकर हो गए, सुशील मोदी अब रहे नहीं, बाकी जो केंद्र में मंत्री बने उसमें कई लोग अब हमको लगता है आखिरी पारी खेल रहे हैं अपनी राजनीति की। तो बीजेपी ने पीढ़ीगत परिवर्तन शुरू कर दिया, जेडीयू को भी करना है। अब जेडीयू को भी पीढ़ीगत परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन अभी इस बार सरकार का गठन हो रहा है उसमें दिखना चाहिए है। जो संगठन की नई कमेटी बनेगी प्रदेश की और देश की, उसमें भी दिखना चाहिए। ये पार्टी और सरकार के लेवल पर शुरुआती चैलेंजेस हम लोग देख रहे हैं निशांत का। उसके अलावा जो नई सरकार बनेगी उसकी चुनौतियां अलग हैं, जो जिनका जिक्र आपने किया, वो बड़ी चुनौती है बिहार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहरीली शराब से मौत होने लगी, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और नीतीश कुमार से ज्यादा कठोर इस मामले में कोई हो नहीं सकता था। तो शराबबंदी फेल हुई, घर घर होम डिलीवरी हो रही है और जहरीली शराब से मौत भी हो रही है। तो जहरीली शराब, आर्थिक संकट, स्कूलों की स्थिति और बिहार में क्या फैक्ट्रियां लगेंगी, यह सुन। देखिए, मैंने कल कोई टिप्पणी की थी तो लोगों ने कहा यदि बिहार में उद्योग का माहौल बनाना है तो फिर से शाहनवाज हुसैन को बिहार का उद्योग मंत्री बना दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल तो ठीक बात लोग जी नहीं, लेकिन ये एक अलग तरह का जिंक्स हो गया है ज्ञानेश्वर जी। जितने लोग उद्योग मंत्रालय में अच्छा काम करते हैं, नीतीश मिश्रा ने भी इतना अच्छा काम किया उद्योग में। हम लोग कई बार उनके काम की चर्चा नहीं कर पाए, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन वो भी हट गए मंत्री पद से। उससे पहले सैयद शाहनवाज ने रास्ता दिखाया बिहार में कि बिहार में भी उद्योग लग सकता है। भाई, उद्योगपतियों की धारणा ही तो बदलनी थी। पहले ये मुश्किल काम उन्होंने किया था कि धारणा बदली कि आप चलिए अपना पैसा लेकर के, और वो भी हट गए, वो भी उद्योग मंत्री पद से हट गए। तो ये इस तरह ये भी प्रयोग पता नहीं समझ में आने वाले हैं। तो जो जिन लोगों ने काम किया है, जो सक्षम है, और ये दूसरी पीढ़ी के, जो हम लोग पीढ़ीगत परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उस पीढ़ी के नेता है। तो इन सब लोगों को ले आना चाहिए है। एक नई टीम बने, जो काम करने वाली टीम हो और जिसके चेहरे से भरोसा बने उद्योगपतियों का। और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिहार के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है ज्ञानेश्वर जी। उसका भी जो नालंदा की घटना हुई या इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटना अगर होती रहेगी तो फिर उद्योग वाला भी माहौल नहीं बनेगा। वो उसके लिए कानून व्यवस्था की जरूरत है। और फिर आप अपने लिए अपना जो बिहार में उद्योग लगे, विकास हो, उसके लिए अपना मैन पावर चाहिए, आपको श्रम संसाधन की जरूरत है। और वो तब होगा जब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, जब स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार करेंगे आप। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं बिहार में जिन पर आगे काम करने की जरूरत है। आपने कहा ना कि नीतीश कुमार ने बुनियादी सुविधाएं जुटा दी, उन्होंने सड़क, बिजली, पानी दे दिया, जिसको संजय झा बार बार कहते थे कि हम लोगों ने लॉन्च पैड तैयार कर दिया। अब मान लीजिए कि लॉन्च पैड तैयार है, तो उस पर क्या ऐसा किया जाए कि लॉन्चिंग दिखे, क्या बड़ी छलांग लग सकती है जिसकी, वो बड़ी छलांग लगाने के लिए अभी सोशल सेक्टर में ही काम करने की जरूरत है, प्राथमिकता के साथ। और ये दो सोशल सेक्टर हैं ज्ञानेश्वर जी, एजुकेशन और हेल्थ। ये अपने आप में बड़ी संपत्ति है। इन दोनों चीजों में बिहार का बहुत पैसा बाहर जाता है। इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं तब भी बिहार का पैसा बाहर जाता है, और पढ़ाई के लिए लोग बाहर जाते हैं तब भी बिहार का पैसा बाहर जाता है। तो ये दोनों जो है सिर्फ मैन पावर का पलायन नहीं है, ये पूंजी का पलायन भी है। बिहार का अपना कमाया हुआ पैसा बाहर जाता है शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। अगर बिहार में ये चीजें ठीक हो जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए, और वो पैसा बिहार में ही रह जाए, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो श्रम संसाधन जो हमारा अपना है, क्वालिटी मैन पावर हम अपने यहाँ डेवलप कर सकेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, उसकी शिक्षा दी जाए, हम लोग स्किल डेवलप करें, अच्छी पढ़ाई दें, तो वो पैसा पूंजी भी बिहार में रह जाएगी, जिसका इस्तेमाल दूसरे कामों में होगा। और जो सक्षम, शिक्षित, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास बिहार में अपना मिलेगा। हमको बाहर से लाने की तो हमको जरूरत नहीं। हम जब पूरे देश में और दुनिया में जाकर के काम चला रहे हैं, तो हमको बाहर से लाने की क्या जरूरत है। वो स्किल्ड मैन पावर बाहर नहीं जाए, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से होगा। उसके पहले दो सोशल सेक्टर को आइडेंटिफाई करके काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं। कृषि हम लोग जोड़ सकते हैं। एक दिन और आप चर्चा कर रहे थे कि निशांत को कृषि मंत्रालय अगर मिलता है, बिल्कुल, तो वो एक बिहार का एक अच्छा काम होगा। एक और चर्चा है कि नहीं, कृषि नहीं, आईटी दे दीजिए, आईटी दे दीजिए, ताकि वह टेक्नोलॉजी के साथ भी फ्रेंडली हो सके, और जो नई जमात है, जेनजी है, उसके साथ उनका दोस्ताना संबंध हो सके। तो आईटी की भी बात हो रही है।
हाँ, नहीं तो आईटी तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि वो एक सहायक मंत्रालय के तौर पर मिलता है किसी अच्छे मंत्री को। जब भारत में ही रेल मंत्री और संचार मंत्री को आईटी मिनिस्ट्री मिली हुई है, अश्विनी बिल्कुल। वैष्णव रेल मंत्री हैं और संचार मंत्री हैं, साथ साथ आईटी मिनिस्ट्री भी है। तो हम्म। वो आईटी मिनिस्ट्री क्या पब्लिक डीलिंग नहीं है उसमें, और आप एक जगह बैठ करके कुछ लोगों से डील करके आप उसकी रूपरेखा बना सकते हैं। तो वो और बिहार सहायक में ही देखिए ना, मंत्रालय के तौर बिहार पर में ही मिलता देखिए ना, बिहार में श्रेयसी सिंह का मूल मंत्रालय खेल है है। और उसके साथ आईटी है। आईटी है, हाँ, तो वही कह रहे हैं, जी। ये सहायक मंत्रालय के तौर पर मिलता है, वो उनको रख लेना चाहिए। कि वो हम्म। अगर अभी तक कभी ये भी कहा जाता है कि उनके अपने जो रिलेटिव, जो उनके साथ उनका अपना पीयर ग्रुप के लोग आईटी का काम करते हैं पार्टी के लिए, ये भी कुछ समय तक साथ में रहे, तो अपना आईटी बिल्कुल। को कुछ जानते समझते भी हैं, इंजीनियर भी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी थोड़ी बहुत की ही है इन्होंने, तो वो सब उनके मन के लायक भी काम हो जाएगा, उसमें भी जाए। हम्म। लेकिन ये 3 सेक्टर ऐसे हमको लग रहा है ज्ञानेश्वर जी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर, अब आगे इसकी जरूरत है। सड़क, बिजली, जी। पानी का काम काफी हद तक हो गया है। पानी वाले काम पर तो खैर परमानेंट चलने वाला काम है, क्योंकि पानी का संकट पूरी दुनिया में होने वाला है। बिहार में भी ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे बिल्कुल। तक बोरिंग करने के बाद अब पानी आ रहा है, निकल रहा है। तो जल संरक्षण करें, नदियों की सफाई हो, ये सब एग्रीकल्चर से जुड़ जाएगा। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, एग्रीकल्चर को अगर उसके साथ जोड़ देंगे, सिंचाई को जोड़ देंगे, तो ये 3-4 मंत्रालय हैं जिनको फोकस करना चाहिए। देखिए, हम लोग यहाँ कहावत है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने पहली बार में आकर के कानून व्यवस्था को साध लिया था, उसके बाद 20 साल उनकी सत्ता कोई नहीं हिला सका था। तो एक जी। एक करके मिनिस्ट्री को चुनना होगा कि इस बार ये साधना है, शिक्षा को ठीक करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है। 1 साल का एजेंडा ये है, 1 साल का एजेंडा ये नए सरकार की को इस दिशा में आगे सोच करके काम करना होगा। वो जब नई सरकार का गठन होगा, हम लोग उस पर और क्रमवार चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो देखिए क्रमवार चर्चा करेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है और 10 तारीख से 15 तारीख, 10 तारीख को शपथ लेंगे, 9 तारीख को दिल्ली आएंगे, 12 तारीख को इस्तीफा हो सकता है। अब 14 तारीख या 15 तारीख नया मुख्यमंत्री दिल्ली से ऑब्जर्वर जाएंगे। मुख्यमंत्री का नाम भी तय है, वह भी बता देंगे, हम लोग पहले बता देंगे। अभी आप ठीक बात। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल या अन्य किसी का नाम रखिए, लेकिन वह भी बताएंगे सबसे पहले। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, एंड नेक्स्ट पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।